हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप ये वीडियो देखो। मैं पेपर दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम CGL का, सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है। मेरे मौसी के लड़के ने मुझे एक्चुअली बोला कि वो किसी पोस्ट पे लग रखा, मुझे पता नहीं, उसने क्लियर करा था, तो मैंने बोला मेरे को भी करना है। तो भाई अब जब भी पेपर होगा मैं इसकी पढ़ाई करूँगा। 2 पेपर होते हैं इसके, ठीक है। तो आज मैं इसके क्वेश्चन पेपर देख रहा था, मुझे लगा, सही बता रहा हूँ मैं, कोई हवाबाजी नहीं है, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। मतलब मुझे है इतना विश्वास कि यार ये मैं कर सकता हूँ शायद। तो इसकी पढ़ाई करेंगे और अगला CGL का पेपर होगा उसमें अप्लाई करेंगे। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि एलवी शादाब ने SSC CGL के जो एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया, और दिया है तो उसके कितने नंबर बने हैं, या फिर मॉक टेस्ट देख के उन्हें अपनी पता चल गया कि हाँ ये हमारे लेवल की चीज़ नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बोलने में बहुत आसान लगती हैं, और बोलने को क्या है, देखो कैमरा उठाना है और बोल देना है कि हाँ अब हम ये करेंगे। ऐसे मैं ही बोल दूँ मैं कल से IAS की तैयारी करूँगा और मैं IAS का पेपर दूंगा, और लेकिन वो देने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। जब चीज़ें अगर आप मुँह से बोल दो वो काफ़ी ईजी होती है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, कुछ भी बनूँगा। तो ये चीज़ें इसको साइड करो, और ये जोक के लिए मैंने बस डाला था। और हाँ, हालांकि देखो, जब ऑडियंस किसी की ज़्यादा होती है और वो किसी चीज़ की प्रमोशन करता है तो वहाँ से कुछ पब्लिक तो आती है, बट उस पब्लिक को आप भी जानते हो किस लेवल की है, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और उसके बिहाफ पे ही थोड़ी बहुत भी अगर यार इस देखो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ऑडियंस जो अगर आई भी होगी तो वो कंपटीशन बिल्कुल बढ़ाने वाली नहीं है। तो कंपटीशन वही रहने वाला है आपका CGL का जो पिछले सालों में रहा है। बस जो कंपटीशन बढ़ाया है वो बढ़ाया है GK ने, ठीक है। और GK के जिसके नंबर अच्छे बने हैं उससे कंपटीशन बढ़ा और उसी से कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। और इस साल भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, वो भी इस वजह से क्योंकि GK में काफ़ी बच्चों ने स्कोर अच्छा करा है। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे और फालतू की चीज़ों को छोड़ते हैं। तो जिसने भी ये वीडियो एलवी शादाब के नंबर जानने के लिए क्लिक करी थी तो वो जा सकते हैं, आपका काम हो गया है। और ये जस्ट क्लिक बेट था, और उससे आपका आगे की वीडियो से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं मेन जो सीरियस बच्चे जिन्होंने वीडियो क्लिक करी है बाकी पॉइंट्स के लिए, और जिनको जानना है कि CGL की अपडेट क्या होने वाली है, मेंस कब होगा, या फिर 2025 की नोटिफिकेशन कब आएगी, या उसका प्री कब होगा, और हमें कहाँ से क्या सोर्स के लेके तैयारी करनी चाहिए आगे के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो अभी जिसके नंबर 130 135 बन रहे होंगे वो अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आपका मुझे लग रहा है 1.5 महीना, देखो अभी 15 या 20 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और उसके 1.5 मंथ में आपका मेंस का, या 2 मंथ में मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल 2.5 या 3 महीना आप लगा के चलो मेंस के लिए हैं, ठीक है। तो और उसके लिए आपको, मुझे लगता नहीं है कि आपको अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत है। और आपने जो अभी तक पढ़ाई करी होगी वही आने वाली है दोबारा से, बस उसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, हल्का सा वो है डीप थोड़ा सा पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको कोर्स लेना है तो वो आपके ऊपर है। मैं किसी कोर्स का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, और ना ही मैं किसी टीचर को सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हर बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक जो कोई फेमस टीचर है पढ़ाने वाला उससे ही वो फुलफ़िल कर पाए। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसका मार्केट में नाम चल रहा हो वो हर बच्चे की जो कैपेसिटी है दिमाग की उसके हिसाब से पढ़ाए। कुछ होते हैं जो बहुत एडवांस पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं बेसिक से। तो जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बच्चे कर चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि बेसिक से करने की, और जो बेसिक से कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि एकदम एडवांस वाले टीचर को फॉलो करें, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करो, वो तो आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना। बस मैं तो इतना बताऊंगा कि आपको कोई भी एक टीचर पकड़ना है तो उसको लास्ट तक उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े किसी टीचर से, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो किसी और टीचर से पढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आपको बाद में दिक्कत करेंगी, ठीक है। तो अब उसके बाद जो मेन टॉपिक ये आता है कि आपकी 2025 में भी इतनी ही वैकेंसी आने वाली है, या फिर उससे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, या फिर उससे कम आएंगी। तो देखो 2022 में काफ़ी वैकेंसी आई थी, 37,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी। और उसके बाद फिर जब 2023 का जो वैकेंसी आई थी वो वापस से 8,000 के आसपास आई थी। अब 2024 में दोबारा से 17,000 वैकेंसी आई हैं। और उसके बाद अब मुझे लगता नहीं है कि 2025 में जो वैकेंसी आएंगी वो ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा ज़्यादा 8 या 9,000 या फिर 7,000 इतनी ही वैकेंसी रहने वाली हैं। क्योंकि आपकी इस बार 2023-24 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है 25 में इसमें वैकेंसी कम ही रहेगी। बट ये है कि हाँ, कंपटीशन का लेवल उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो
23 में जो कट ऑफ जो 23 में लोगों का स्कोर था वही 24 में स्कोर रहा है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट 24 वाले में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं बच्चों के कंपैरिजन टू 23 में, तो 25 में और अच्छा ही कंपटीशन होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल चले जाएगा, बहुत अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। नॉर्मल वो रहेगा आपका 140 150 आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा 2025 के लिए, ठीक है। तो अगर 150 या 140 प्लस 145 प्लस आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप अपनी अभी तो फिलहाल देखो बहुत टाइम है, अगर आपके 130 120 भी आ रहे हैं तो आप अपना जब तक आप आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। बट जिसके 145 150 आ रहे हैं अब भी, तो वो एक तो देखो सबसे पहले तो बहुत बच्चे होते हैं जो रिपीटर होते हैं, ठीक है, उनके ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर रह रहा था, बट समहाउ वो उनका 2024 में अच्छा स्कोर नहीं रहा, ठीक है। तो वो उनकी तो तैयारी अच्छी है, तो उन्हें तो बस रिवीजन और आपका जो पहले के नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, उनको बस इतना करना है। बट जो 2025 के लिए जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए ये वीडियो मैं ये इसलिए बनाने के लिए क्या हूँ कि उनको ये एक आइडिया लग जाएगी कि कितना टाइम है और कंपटीशन बढ़ेगा या फिर वैकेंसी कितनी आएंगी। तो वैकेंसी देखो दोबारा से इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली है, बस ये है कि हाँ 7 8 या फिर 9,000 तक वैकेंसी रहने वाली है 2025 के लिए, ठीक है। और अगर इस 2024 में भी हो सकता है कि अभी वैकेंसी टेंटेटिव भी हैं, तो 2024 में और वैकेंसी भी आ सकती हैं बढ़ के, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और अब ये है कि 2024 में जो अभी आपका मेंस होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा आएगा, वो तो चलो बेसिक चीज़ है। बट अभी क्या है, ये 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा लिए थे, 3.5 लाख बच्चे लिए गए थे, ठीक है। बट 2023 में जो 70,000 बच्चे लिए थे तो उन्होंने फर्स्ट एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम करवा दिया था। अब 2024 में 17,000 कुछ वैकेंसी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि 1.5 या 2 लाख से बच्चे कम लेंगे, तो इतने लेंगे तो फिर ये वापस से 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा मेंस का, और फिर नॉर्मलाइजेशन का रोल वापस प्ले करेगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे? तो देखो जैसे सेक्शन 1 है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग का जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो अलग होगा दोनों का मिलाकर। जैसे 180 में से आपके सपोज 150 आए तो उस पर नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, 150 से 155 हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 का तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, और बाकी जो 210 का इंग्लिश और जीके में मिला के 210 नंबर का जो होगा उस पर नॉर्मलाइजेशन आपका अलग होगा, ठीक है। तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, और आपका कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन वो अलग होगा, ठीक है। और बचा टाइपिंग में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आपने क्लियर कर ली तो क्लियर कर ली, नहीं करी तो आपका सारी प्री मेन सब बेकार है। तो टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों क्वालिफाइंग है, बट ये है कि टाइपिंग भी आपको अगर क्वालिफाई नहीं हुई या फिर ये 5% का एरर जो भी रहता है, छूट रहती है 5% की, अगर आपके उससे ज़्यादा एरर होता है तो फिर वो आपका डिस्क्वालीफाइड या फिर आपका मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं करा जाएगा। सबसे पहले जो है वो मैथ्स रीजनिंग ये सब आपका स्कोर नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में कितने नंबर है और आपके टाइपिंग की स्पीड आपकी जितनी मांगी है उतनी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपके वो दोनों ही नहीं आए तो आपका आगे का पेपर चेक ही नहीं होने का, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी रेस से बाहर हो जाओगे। बट यही है कि हाँ टाइपिंग के लिए भी आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, जहाँ तक मुझे पता है कि सोनी टाइपिंग करके एक ऐप है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो फ्री में। तो उसमें आप अपना भी जैसे पिछले साल का RB सर ने वो डाल रखे थे पैसेज, तो उसको फॉलो कर उसको आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो, फिर उसको टाइप कर सकते हो, टाइम लगा सकते हो 15 मिनट 10 मिनट, जैसे वैसे 15 मिनट का टाइमिंग होता है आपके CGL के एग्ज़ाम में। और 15 मिनट से पहले क्या होता है, आपको 10 मिनट का ट्रायल दिया जाता है। आपका कीबोर्ड अगर चेंज करवाना तो कीबोर्ड चेंज करवा लो, तो पहले 10 मिनट आपको देते हैं कि आपका हाथ सेट बैठ जाए, ठीक है। तो 10 मिनट का एक ट्रायल टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना है, वो ट्रायल है, आपको अपनी उंगलियां उस पर बिठानी है, और फिर 10 मिनट के उस टाइपिंग टेस्ट के बाद जस्ट 5-10 मिनट गैप मिलेगा, फिर आपकी 15 मिनट की जो मेन टाइपिंग होगी, जिसके बिहाफ पे आपके टाइपिंग का क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो जज करा जाएगा, फिर जो भी है तो वो 15 मिनट की टाइपिंग उसके बाद होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर तो यही रहेगा। सबसे पहले तो आपका मेंस का जो आपका ये एग्ज़ाम है आपका 390 का पहले वो होगा, और उसके बाद आपको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप जाओ बाहर कुछ खाना पीना है, फिर उसके बाद आपको वापस एंट्री करनी है, वापस रिपोर्टिंग करनी है, फिर आपका वापस से आपको फिर आपकी सीट मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सेम सीट मिले जो पहले आपको ने पेपर में जो 390 वाला एग्ज़ाम था मतलब पैटर्न था उस पर जो सीट मिली, ज़रूरी नहीं है वही मिलेगी, आपको कोई भी सीट मिल सकती है। फिर आपको चेक कर लेना है कीबोर्ड एक बार बहुत अच्छे से, अगर नहीं है तो स्टाफ को बोल दो कि चेंज कर दो, ठीक है। नहीं करते हैं तो बोलते रहो, पिंच करते रहो, बट आपका वो कीबोर्ड चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ी भी अगर उसमें इशू आ रहा है, किसी भी की में भी इशू आ रहा है ना, तो 10 मिनट वाली उसमें वीडियो
प्रैक्टिस में आप देख लेना सारे बटन दबा के। ज़रूरी नहीं है आपको क्वालिफाई करनी है, आप उस टाइम पे उसके चक्कर मत पड़ो। आप पहले की देख लो सारे कि हाँ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे चेंज करवा लो। फिर 15 मिनट फिर आपको वापस बुला लेंगे और आपकी 15 मिनट की टाइपिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपको वो वहाँ से छोड़ देंगे और आपका ये सारा प्रोसीजर मेंस का रहेगा, ठीक है। फिर अब देखो ये है कि अगर आपकी टाइपिंग नहीं आ रही है या फिर आपका कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो आप कंप्यूटर का मैं कहूँगा कि कोर्स ले लो, क्योंकि कंप्यूटर को लाइटली मत लो। क्योंकि काफ़ी बच्चों के हैं कि अच्छे नंबर बनते हैं, 390 में से काफ़ी अच्छे नंबर बनते हैं, उसके बाद भी वो कंप्यूटर में फ़ेल हो जाते हैं या फिर टाइपिंग में भी फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप हल्के में मत लेके चलना और उसको साथ में अपने पढ़ाई के साथ लेके चलो। और दोनों को आप अच्छे से मैं तो कह रहा हूँ अभी 1 आध महीने जब तक भी है तो 1-1 घंटा दोनों को दो, ठीक है। टाइपिंग को भी और आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट को भी 1-1 घंटा दोनों को दो, ठीक है। तो जब तक आपका आराम से हो जाएगा। ज़्यादा टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा मांगी भी नहीं है, आपके आराम से 2000 स्ट्रोक्स मांगे हैं आपके 15 मिनट्स में, तो मेरे को लगता है ईजिली हो जाएगा। तो ये आपकी 30 से 35 कितने की स्पीड बैठती है, तो ये ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। शायद 30 की स्पीड कुछ बैठती है, ठीक है, अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और इनका जो कैलकुलेट जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो 5 इम्प्रेशन होते हैं, मतलब 5 की करो दबाओगे तो 1 वर्ड बनेगा, ठीक है। और उसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है। जैसे आपको टाइप करना है अ लेग, ठीक है, ए लेग, ठीक है। तो ए दबाया फिर स्पेस दबाया फिर LEG, तो ये ए और स्पेस और LEG 5 आपके डिजिट हो गए, आपके 5 स्ट्रोक्स हो गए, तो ये 1 वर्ड काउंट हो जाएगा। स्पेस को इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। और बट बैक स्पेस को इंक्लूड नहीं करा जाता। आप बैक स्पेस वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर बैक ये नहीं है कि आपने अगर कुछ टाइप कर दिया तो आप बैक नहीं कर सकते, बैक भी कर सकते हो। और शायद माउस को भी उठा के आप ऊपर ले जा सकते हो कि अगर आपको कोई करेक्शन ऊपर करनी है तो। इसका मेरे को कन्फर्म नहीं है, इसका आप देख लेना। बट ये है कि आप बैक स्पेस आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे मैं बताना चाह रहा था, आपको क्लियर करना चाह रहा था कि मेंस का क्या होने वाला है और कितने बच्चे ले सकते हैं। मुझे लगता है 1.5-2 लाख तो लेने चाहिए। और उसके बाद आपका कब होगा एग्ज़ाम, मैंने सब कुछ बता दिया। आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटर अगर आपने NR से भरा है तो NR में भरे मिलेगा। तो मेंस का जो सेंटर मिलेगा वो हो सकता है कि आपको दूर मिल जाए, तो आपको स्टेटस आते ही आपको अपना रिजर्वेशन वगैरह जो भी वो कर लेना। तो अगर दूर मिलता है तो आपके एरिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा भी जब पहले था तो मेरा नॉर्थ इसमें दिल्ली में प्री हुआ था और मेरा कानपुर में मेंस हुआ था, ठीक है। तो NR से मेरे को CR में शिफ्ट कर दिया था। तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने कौन से सेंटर कहाँ से भरा था, फर्स्ट एग्ज़ाम की प्रायोरिटी कौन सी दी थी, बट इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि ये मेंस का अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो बाकी लड़कों को तो दूर ही भेजते हैं, लड़कियों का शायद पास करा देते हैं, मैं ऐसा सुना था। बट मैंने देखा था कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की लड़का ऐसा कुछ देखते नहीं, वो अपने हिसाब से ही वो सेट करते हैं कि किसको कहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये था पूरी वीडियो का मेरा कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना चाह रहा था मैं, और काफ़ी बच्चों के ये पॉइंट भी थे, पूछ रहे थे। और बाकी अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो या 2024 का अगर आपने मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं अपने 1 मिनट, तो मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ आपका डेली रूटीन फॉलो करने के लिए मैं डेली रूटीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो और काफ़ी आपके लिए वो फ़ायदा देगा। और 2025 वालों के लिए तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसको पर्सनली मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। जो मैं खुद करूँगा वही मैं उस पर शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि कुछ भी मैं उठा के डाल दूँगा कि काम चलाने के लिए, बट ऐसा नहीं है, मैं खुद उसको फॉलो करूँगा और आपको भी फॉलो करना चाहिए। और उसके साथ आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी और लास्ट तक उसको फॉलो करना, तो आपको खुद ही आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। आप 15-20 दिन में ही इम्प्रूवमेंट देख लोगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिनका भी अगर इसमें कोई डाउट आपको लगता हो कि किसी का कोई डाउट क्लियर हो सकता है, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा देना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना कि अगर कोई आपका कोई डाउट बचा होगा तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।